सभी को गुड मॉर्निंग। पहले तो 29 मई का दिन है आज, और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इसका 5वां लेक्चर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में ही आज पहले ब्रीफ कर रहा हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो समय है थोड़ा सा चुनौती भरा समय है, संकट का समय है। विशेष तौर पर वे नवयुवक जो अभी 12वीं पास करने वाले हैं। 12वीं पास करने वाले हैं, मैंने ऐसा बोला कि औपचारिक रूप से रिजल्ट की अभी घोषणा नहीं हुई। हालांकि सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। खासतौर पे मैं मानता हूँ कि जो बच्चे सुबह सुबह 9 बजे उठकर और क्लास में आ जाना, ऑनलाइन क्लास में, और आज बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मेरे इंटर करने से पहले ही रूम में स्टूडेंट आ चुके थे। तो जब मैं अक्सर अपनी क्लासेस में, चाहे वो लाइव क्लास हो चाहे क्लासरूम कोचिंग हो, उसमें हमेशा बोलता हूँ कि टीचिंग में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है कंटेंट और एक होता है कंटेस्ट। कंटेंट जो हम डिलीवर करते हैं, कंटेस्ट सराउंडिंग जिसको स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, और उस सराउंडिंग से उस जो ऊर्जा जनरेट होती है, आपके जो कम्युनिकेशन से, आपके रिस्पॉन्स से जो ऊर्जा जनरेट होती है, वो हमें प्रोत्साहित करती है, ऊर्जावान करती है, आपको नई नई चीज रिसर्च करके देने के लिए। तो फिर से सभी का धन्यवाद सुबह सुबह क्लास में आने के लिए। और मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये वो युवा हैं जो वास्तव में कुछ बेहतर से बेहतर करने का सपना देख रहे हो। निश्चित से स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैर, वापिस आता हूँ कि ये क्या प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या लेक्चर चल रहे हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि संकट का ये जो दौर है, इसमें हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो है रिवाइटलाइजेशन और री इन्वेंशन। अपने खुद के बारे में बेहतर से बेहतर जाने, अपने आप को वापिस से आविष्कार कर ले, एक नए गेटअप में, एक नए संकल्प के साथ। जब ये लॉकडाउन खुले, सुचारू रूप से सब दुनिया खुल जाए, तो आप एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य बना लें। क्योंकि ऐसा मौका हमें जीवन में कम मिलता है जब जीवन की भागदौड़ से दूर हम अपने परिवार के साथ हैं, और परिवार के साथ रहना दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली बात होती है। तो खुद को हम नए सिरे से आविष्कृत कर लें, खुद को नए सिरे से हम इन्वेंशन कर लें, और अपने आप को शारीरिक और मानसिक शक्तियों से परिपूर्ण कर लें, जिसको मैं कहता हूं रिवाइटलाइजेशन। और रिवाइटलाइजेशन में सबसे पहले आप अपनी इस वायरस इफेक्ट में, कोविड-19 में, आप अपना फिजिकली ध्यान रखें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, और मानसिक ऊर्जा को कन्वर्ट करें अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संकल्पों में, मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरें। इसलिए मैं कहता हूं फिजिकली एंड मेंटल रिवाइटलाइजेशन। तो इसी दौर में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, विशेष तौर पर वो स्टूडेंट जो 11वीं 12वीं में हैं, उनके लिए 60 डेज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप घर में बैठ के 60 दिन में हम आपको वो सब पढ़ा देंगे जो किसी भी फील्ड में आपको जाना हो। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाना हो, मैनेजरियल फील्ड में आपको जाना हो, कॉरपोरेट सेक्टर में आपको जाना हो, सोशल सेक्टर में आपको जाना हो, लॉ सेक्टर में आपको जाना हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, आप जो मैंने कहा, रिवाइटलाइज हो जाए, सक्षम बन जाए,
सुदृढ़ बन जाएं, सशक्त बन जाएं, इसके लिए प्रोग्राम चलाया। इससे भी एक कदम आगे आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 जून से हम मेगा 1 जून से हम एक मेगा कंपटीशन कर रहे हैं। कौन बनेगा भारत भाग्य निर्माता? कौन बनेगा भारत भाग्य निर्माता? इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अलग अलग तरीके के नगद पुरस्कार, मोमेंटोस, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। 1 मिनट में प्रतियोगिता की पूरी ब्रीफिंग कर रहा हूं। पहली बात, ये प्रतियोगिता 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। प्रतियोगिता 1 जून से शुरू होगी। 1 जून से आप संस्था से जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में समूह बना लिया जाएगा। आपका बना भी लिया गया होगा, लगातार काम चल रहा है। हजारों प्रतिभागी पहले से जुड़ चुके हैं, रजिस्टर्ड अपने आप को कर चुके हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक पे आप पहुंचकर हमारी वेबसाइट से 8 स्पेशल बुक्स हमने डिज़ाइन की हैं जो NCERT और NIOS के सिलेबस पर बेस्ड हैं। अभी प्रश्न आ रहे हैं, सबके प्रश्नों को उत्तर अभी मैं दूंगा। एक प्रश्न आया है कि सर कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, इसका उत्तर है कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी है। 2 मिनट से बताता हूँ उसके बारे में भी। तो उस लिंक पर जाकर आप 8 पुस्तकें डाउनलोड करेंगे। वो पुस्तकें NCERT और NIOS के सिलेबस पर बेस्ड हैं। और सबसे अच्छी बात, वो 6वीं से 12वीं तक आपने जो स्टडी की है, उस 6वीं से 12वीं की स्टडी पर ही, उसी मटेरियल पर ही वो पूरी आधारित है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी को प्यूरिफाई करना है अपने नॉलेज को। किताबों को प्रॉपर रिसर्च करके बनाया गया है। उन NCERT की पुस्तकों से हमने वो निकाल लिया है जो आपको, जो मैंने कहा, अलग अलग क्षेत्र में लीडरशिप के लिए जरूरी है। उन पुस्तकों को 2 सेक्शन में हमने बांट दिया। एक बांट दिया संविधान को जानो, भारत को पहचानो। उसके अंतर्गत 4 पुस्तकें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इसका ज्ञान, इसका जानकारी मैंने पहले लेक्चर में दी थी कि आप कुछ भी करोगे संवैधानिक परिधि के अंतर्गत ही करोगे, संवैधानिक परिधि के अंतर्गत ही करोगे। बच्ची का मैसेज आ रहा है कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये दिलीप सैनी, बेटा आप थोड़ी सी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओ जहां लोकेशन आपका प्रॉपर नेटवर्क मिल रहा हो। संविधान को जानो पहचानो के अंतर्गत हम ये 4 पुस्तकें आपको दे रहे हैं, जिसमें आप भारत के संविधान को बेहतर से जान पाए, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के भूगोल को बेहतर से बेहतर जान पाए, उससे परिचित हो पाए। दूसरी 4 पुस्तकें हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इनोवेटिव गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, मेंटल एबिलिटी एंड LR और 4th करंट अफेयर्स। इन 4 किताबों को हमने कैटेगराइज किया है। इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्किल के लिए हैं ये किताबें। ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए आपको ये पुस्तकें दी जा रही हैं। उन पुस्तकों को आप डाउनलोड करोगे, रोज 2 पेज उन पुस्तकों के पढ़ने हैं। बिल्कुल पहले पेज से शुरू करके रोज 2 पेज, कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में हो जाएगा। उन 2-2 पेज से आपको रोज शाम को उन 7 पुस्तकों से आपको 70 क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? एक पुस्तक से 10 प्रश्न, पर वो 10 प्रश्न कहाँ से होंगे? शुरुआत के 2 पेज से होंगे। तो 7 पुस्तकें हैं तो 70 क्वेश्चन हो गए। तो ये 70 क्वेश्चन आंसर के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे, जिनको आप स्टडी कर लेंगे। 10 मिनट का काम रहेगा ये आपके लिए। क्यों?
क्योंकि मैंने कहा वो हर पुस्तक के 2-2 पेज से संबंधित होंगे। ठीक है, अब जो हमने आपको प्रश्न दिए और आपने सप्ताह भर में जो पढ़ा, उसी से संबंधित शनिवार को एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में 75 क्वेश्चन होंगे। वो टेस्ट कोठारी इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन पर होगा। हमारी टीम आपको आज और कल में ये सब डाउनलोड करवा देगी। मोबाइल एप्लीकेशन पर वो टेस्ट होगा। उस टेस्ट को देने के बाद उसके विजेता को संडे को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नगद पुरस्कार के साथ संडे को ही जो हमने आपको 75 क्वेश्चन दिए थे उन पर डिस्कशन होगा, साथ में थोड़ा सा गाइडेंस होगा। आप जो परिस्थितियां बदली हैं, बहुत तेजी से बदली हैं परिस्थितियां, करियर के ऑप्शन भी बदलने पड़ेंगे अब ना। अब सब कुछ क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के दौर में आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, तो करियर ऑप्शन भी बदलने पड़ेंगे। तो वो जो हम सेमिनार टाइप का होगा जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर पे डिस्कशन होगा, साथ साथ आपको करियर गाइडेंस दिया जाएगा, छोटा सा होगा। वो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बड़ा उपयोगी होगा। उसके बाद जो लोग प्रत्येक सप्ताह के विजेता होंगे वो हमारे मेगा फाइनल जो कि 14 और 15 अगस्त को होगा, उसमें बड़ा प्राइज है, पर्याप्त बड़ा, इतना है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर लेंगे उस प्राइज में। अभी फिर मैसेज आया कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, क्या है अभी बता रहा हूँ 2 मिनट से, ये बात मेरी पूरी हो जाए। मेगा प्रतियोगिता में शामिल होकर आप जो 14-15 अगस्त को होगी उसमें 51,000 रुपये का इनाम है प्रतिभागियों को उसमें शामिल होने वाले। उसके अलावा 1-1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप है टॉप 100 स्टूडेंट को। हम ये आपके करियर को नई दिशा देने के लिए कर रहे हैं। ये आफ्टर 12th 11th-12th स्टूडेंट के लिए ये पूरी प्रतियोगिता है। अब जो मैसेज मेरे अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या जो जिनके भाई बहन हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी निश्चिंत रहें, एक आध दिन में उसका भी प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे। जैसे ही जून में इंटर होंगे, ये प्रतियोगिता शुरू होगी, तुरंत हमारा कॉलेज स्टूडेंट के लिए सेम ऐसे ही प्रोग्राम और ऐसे ही प्रतियोगिता नए गेटअप और नए सेटअप के साथ आ जाएगी। तो उनके लिए भी अवसर होगा, बिल्कुल ऐसे ही उनके हिसाब से होंगे ये अवसर। ये आफ्टर 12th स्टूडेंट के लिए है, पर कॉलेज वाले निश्चिंत रहे, उनके लिए भी सेम अवसर 1 या 2 दिन में मैं आपको यहीं पे भी डिस्कस कर दूंगा। आपके पास उसकी जानकारी जो हमारी रेगुलर स्लाइड्स आती हैं उनके माध्यम से भी आ जाएगी। ठीक, तो ये मैंने प्रतियोगिता की पहले आपको जानकारी दे दी। उस प्रतियोगिता में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए और संविधान को, भारत को जान पाए, मैनेजरियल स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो एसेंशियल है उससे परिचित हो पाए, उन विशेष कारणों से हमने ये 25 तारीख से 31 तारीख तक के लिए विशेष ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए अरेंज किए हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे मैं प्रत्येक दिन के लेक्चर में अलग अलग डायमेंशन से आपको जो टैलेंट है, आपकी जो थिंकिंग है, उसको एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉलेज के साथ साथ आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े, जो एक तरफ तो उस प्रतियोगिता में काम आए, दूसरा आपको बेहतर करियर ऑप्शन समझ में आए, तीसरा आप संविधान को जाने, भारत को पहचाने, चौथा आप एसेंशियल मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से परिचित हो पाए। ठीक, ये प्रारंभिक जानकारी दी। अब अपन अपने लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक था
जिला कलेक्टर के बारे में पूरी जानकारी, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, इसलिए आज का जो टॉपिक है उसमें जिला कलेक्टर को ब्रैकेट में डीएम लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज हमें पूरा उस आईएएस अधिकारी जो कलेक्टर बनता है, डीएम बनता है, उसके पावर, फंक्शन, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, इसके बारे में पूरी क्लास हमें करनी है। मैं बता दूं, ये कलेक्टर का जो पद है ये 1772 से स्टार्ट हो गया था। बेसिकली ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने, लेकिन व्यापार करते करते हमारी कमजोर राजनीतिक व्यवस्था और इच्छा शक्ति के कारण ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में इंटर करती गई और धीरे धीरे उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिलते गए। रेवेन्यू मतलब विभिन्न प्रकार के कर, विशेष तौर पर जो किसानों पर लगाए जाते हैं, उनकी इनकम पर लगाए जाते थे, वो कर उन्हें कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए। ये शुरुआत हुई बंगाल से और बंगाल से फैलते फैलते भारत के काफी हिस्सों में उनका शासन इस प्रकार से होता गया, तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम बढ़ता गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक कलेक्टर के पद का सृजन कर दिया, एक कलेक्टर के पद को क्रिएट कर दिया। नाम से ही समझ में आ रहा है जिसका काम क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इसका काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक, बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक किस्म से कलेक्टर के इस पद को लीगल स्टेटस दिया गया और इसकी शक्तियों को भी बढ़ाया गया। और 1787 में इसकी शक्तियों में असीम वृद्धि कर दी गई। ये 1787 में ऐसा कर दिया गया कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ इसको मजिस्ट्रियल और जुडिशियल पावर भी दे दिए गए। इसको न्याय करने की भी शक्ति दे दी गई, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम स्टेब्लिश नहीं था। तो मतलब 1787 से जिला कलेक्टर इतना पावरफुल हो गया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ अपने ज्यूरिडिक्शन में, अपने पेरिफेरी में, अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक और मजिस्ट्रियल काम भी करने लगा। वहीं से इसको मैंने मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाने लगा, जिसमें इसका मेन रोल था कानून व्यवस्था को लागू करना। एक तरफ इसका रोल था कि रेवेन्यू अधिक से अधिक कलेक्ट हो, जिससे कंपनी की आय बढ़े, और दूसरी तरफ इसका काम था कि संबंधित क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी रहे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अभी हम आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने का मतलब था ये भारत में ब्रिटिश जो सत्ता है उसको स्थापित करने में मदद करे। स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कानूनों को ये प्रॉपर तरीके से अपने क्षेत्र में लागू कर पाए। आगे चल के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाहिर बात है समय बदल गया, सरकार का स्वरूप बदल गया। स्वतंत्रता के पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार का मेन काम था ब्रिटेन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को जोर जबरदस्ती से भारत में लागू करना। तो कलेक्टर
का पद एक नेगेटिव अप्रोच में था, लेकिन सर्वशक्तिमान तो था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसी कलेक्टर का पद रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ भारत के संविधान के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार जिले में कानून व्यवस्था लागू करने वाला तो रहा, साथ ही साथ जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान ने भारत देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, वेलफेयर स्टेट की स्थापना की। तो कलेक्टर की भूमिका अब एक स्ट्रिक्ट प्रशासक जो निगेटिव अप्रोच में सिर्फ कानून व्यवस्था को लागू करने वाला था, उसके साथ साथ अब कल्याणकारी प्रशासन के अग्रदूत के रूप में हो गई। समझ रहे हो? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कलेक्टर का काम रेवेन्यू कलेक्ट करना था जोर जबरदस्ती से, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो रूल बनते थे उनको अपने जिले में लागू करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम तो रहा ही, कानून व्यवस्था का काम भी रहा, लेकिन अब इसमें जोर जबरदस्ती खत्म हो गई, क्योंकि अब ये दोनों काम किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट से संचालित नहीं हो रहे हैं, अब ये दोनों काम भारत के संविधान से संचालित हो रहे हैं। और भारत का संविधान वेलफेयर स्टेट की फिनोमिना पर बेस्ड है, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जनता का कल्याण करना है। और जब कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत का संविधान आगे बढ़ा तो कलेक्टर को अपने क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, मैंने कहा, वेलफेयर स्टेट के अग्रदूत के रूप में स्टैब्लिश किया गया। अब आप देखो कलेक्टर की शक्तियां, कलेक्टर का रोल मैंने अभी एक छोटी सी स्टोरी में 3 डायमेंशन में आपको बता दिया। एक बताया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, दूसरा बताया कि कानून व्यवस्था को लागू करेगा, तीसरा मैंने आपको बता दिया कल्याणकारी प्रशासन को लागू करेगा। अब एक यहीं से मैं एक नया डायमेंशन खोलता हूं। अब जिले के अंदर एक जो जिला होता है उसका हम कह सकते हैं, एक सिंपल भाषा में उसका राजा होता है कलेक्टर। जिले में जितने भी विभाग हैं उनका सुपरविजन कलेक्टर करता है। आप देख रहे हो कि कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग को भी नियंत्रित कौन कर रहा है? कलेक्टर ही नियंत्रित कर रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर कर्फ्यू कौन लगा रहा है? कर्फ्यू में ढील कौन दे रहा है? लॉकडाउन में ढील कौन दे रहा है? कलेक्टर। कानून व्यवस्था को देखो लागू कर रहा है। अब हमारे यहाँ चर्चा चल पड़ी आत्मनिर्भर भारत की। ये चर्चा तो आज चल रही है, पर वास्तव में हम तो आजादी के बाद से ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास करने की दिशा में हमने पूरे भारत में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए। इंस्ट्रूमेंट से मतलब यहाँ कोई मशीनरी से नहीं है, विकास के लिए विभाग बनाए, निगम बनाए, कंपनियां बनाई। तो अब आप सोचो कि कोई सरकारी कंपनी है, कोई निगम है, कोई उद्योग है, वो जिले की सीमा के भीतर आता है तो उसकी मॉनिटरिंग, उस पर निगरानी, इन सब के अधिकार किसको प्राप्त हो गए? अब कलेक्टर को प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि कलेक्टर तो अपने क्षेत्र का राजा है। तो ऐसे में कलेक्टर की शक्तियां, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो स्थापित हुई उसमें कलेक्टर की शक्तियों में और अधिक वृद्धि हुई, कलेक्टर की शक्तियां बढ़ती गई। 1991 के बाद भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार हुए। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं इस क्षेत्र में उनको बता दूं, 1990 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो गई थी।
विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, हमारे पास आयात करने के साधन ही नहीं बचे थे, वैसे में हमें वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लोन लेना पड़ा और हमें मजबूर किया गया अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए, हमारे आर्थिक सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन करने के लिए। हालांकि वो परिवर्तन सकारात्मक थे और हमारे देश में एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हो। मतलब सर्विस प्रोवाइडर में अब सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी आ गई। आप सब इन चीज़ों को अब बाजार में देख रहे होंगे कि आप देख रहे हो कि सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है। सरकार जहां वेलफेयर स्टेट की बात करती है, प्राइवेट वहां कॉर्पोरेट कल्चर की बात करती है। बहुत ध्यान से सुनना बात। सरकारी स्कूल वेलफेयर की बात करता है, सस्ते में पढ़ा के, फ्री में पढ़ा के। प्राइवेट स्कूल कॉर्पोरेट लेवल पे चलता है। मतलब दोनों चीजें चल रही हैं जिले के अंदर। सरकारी का वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी चल रहा है और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल पे लीड कराने के लिए कॉर्पोरेट कल्चर भी चल रहा है। तो एक जिले की सीमा में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही हैं। एक अर्थव्यवस्था हम बोल सकते हैं सरकारी अर्थव्यवस्था, जिसका उद्देश्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, कल्याण करना है। दूसरी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र, जो कॉर्पोरेट कल्चर के आधार पर चलता है। तो अब जब एक जिले की सीमा में ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, तो जिले का मालिक तो कलेक्टर है। तो कलेक्टर की भूमिका कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए कल्याणकार के अग्रदूत के रूप में तो थी, अब उसकी एक भूमिका क्या आ गई, इस कॉर्पोरेट कल्चर में भी आ गई। समय और आगे बढ़ा जब सरकारी कंपनियों को, सरकारी विभागों को निजी क्षेत्र की कंपनियों से, निजी क्षेत्र के विभागों से प्रतिस्पर्धा मिलने लगी, जैसे कि बीएसएनएल को एयरटेल से, वोडाफोन से। सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंकों से प्रतिस्पर्धा मिलने लगी, तो सरकार के सामने चुनौती आई कि वे भी अपना डिलीवरी सिस्टम सुधारें। सरकार के बारे में जो कहा जाता है, सरकारी काम है वो तो ऐसे ही चलेगा, बदलाव हो रहा है अब उसमें। अब सरकारी काम भी आप देख रहे हो दिल्ली में कैसे स्कूल हो रहे हैं, और दिल्ली बस में नहीं, पूरे भारत में परिवर्तन हो रहा है। सरकार अपनी संरचना में परिवर्तन कर रही है। अब सरकार भी उसी प्रकार से एफिशिएंट हो रही है, दक्ष हो रही है, फास्ट हो रही है उनकी डिलीवरी, जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में होती है। ये प्रतिस्पर्धा हुई जो सरकार और प्राइवेट के बीच, उसका ये रिजल्ट है। तो जब ये प्रतिस्पर्धा हुई जिसमें सरकार को अपनी इफिशियंसी सुधारनी है, जिसमें सरकार को सुविधाएं देनी है, जिसमें सरकार को अब इनकम की भी बात करनी है, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास तो वेलफेयर कहां से करेंगे। तो कलेक्टर की भूमिका परिवर्तित होने लगी और कलेक्टर अब कल्याणकारी राज्य के अग्रदूत के साथ साथ अब जिले में कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने वाला भी बन गया। अब वो एक कॉरपोरेट लीडर भी बन गया। अब देखो, एक कलेक्टर, ध्यान से सुनना, चार बातें बता रहा हूं। एक कलेक्टर जिले का रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे बड़ा अधिकारी है, कर वसूलने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है, भू राजस्व वसूलने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है। वही कलेक्टर सरकारी योजनाओं को लागू कराने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है जिले में। वही कलेक्टर जिले में कानून व्यवस्था को लागू कराने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है। वही कलेक्टर जिले के अंतर्गत सरकार के कॉरपोरेट गवर्नेंस, जिसमें सरकार उद्यमी सरकार, इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है, उस इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट में सरकार की तरफ से कॉरपोरेट लीडर भी बन गया वो कलेक्टर। तो
समय के सापेक्ष अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कलेक्टर के नई नई भूमिकाएं आती गई, क्योंकि कलेक्टर जिले का रक्षक है, अपने जिले की रक्षा करता है हर तरीके से वो। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा वैसे वैसे कलेक्टर की भूमिका बदलेगी, रक्षक की भूमिका बदलती है ना। जैसे जो कलेक्टर अपना चुपचाप काम कर रहा था, आज देख रहे हो गली गली मोहल्लों मोहल्लों में घूमकर आज वो अपने जिले में आपको वायरस से बचाने वाला, आपको सतर्क करने वाला, आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपके घर पे उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा अधिकारी बन गया कि नहीं बन गया। परिस्थितियां बदली, कलेक्टर की भूमिका बदल गई। तो ये मैंने 4 प्रकार के डायमेंशन बताए। अब एक डायमेंशन और मैं बताता हूं। सबको पता होगा, खासतौर पे जो लोग गांव के होंगे, क्योंकि भारत तो गांव का ही देश है, कि भारत में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज की स्थापना हुई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज की स्थापना हुई, जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। मतलब एक ही जिले में 3 प्रकार की पंचायतें काम कर रही हैं। एक ही जिले में 3 प्रकार की पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत गांव में है, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत है, जिला स्तर पर जिला पंचायत है। और तीनों का कोऑर्डिनेटर कौन है? जिला कलेक्टर। तो अभी 4 भूमिकाएं बताई थी, अब एक 5वीं निकल के आ गई। पंचायती राज संस्थाओं में मुख्य समन्वयक की भूमिका में है जिला कलेक्टर। तो आपसे कोई पूछे कितनी भूमिकाएं हैं, रटने रटने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही दिख रही हैं उसकी सब भूमिकाएं। रेवेन्यू की भूमिका है, कानून व्यवस्था की भूमिका है, वेलफेयर स्टेट के रूप में उसकी भूमिका है, शहर के डेवलपमेंट के रूप में उसकी भूमिका है, कॉरपोरेट लीडर के रूप में उसकी भूमिका है, पंचायती राज में उसकी कोऑर्डिनेटर के रूप में भूमिका है। सब तरफ उसकी भूमिका है। मतलब सोचो, इतना सर्वशक्तिमान पद है ये कि चाहे तो जिले के दर्शन को बदल दे। इस पूरी श्रृंखला में जो मेरे 7 दिन के लेक्चर हैं, उसमें 7वें दिन का लेक्चर है मेरा शायद, कि एक जिला कलेक्टर कैसे जिले की फिलॉसफी को चेंज कर सकता है और एक सामान्य से जिले को कैसे न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर स्थापित कर सकता है। कई एग्जाम्पल मैं उस दिन आपको दूंगा कि जिला कलेक्टर के प्रयासों से बहुत आगे बढ़े और इतने आगे बढ़े कि वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमारी पहचान बन गई। तो ये सब शक्तियां संविधान से उस कलेक्टर को मिली। उस कलेक्टर के पद को इतना सशक्त कर दिया गया कानून व्यवस्था और इस संविधान के द्वारा कि चारों तरफ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी उसकी भूमिका हो गई। और हमारा संविधान बड़ा इनक्रेडिबल है, अतुल्य संविधान है। आप कितनी आश्चर्य की बात है, लोग समझे इस बात को कि कलेक्टर जैसा इतना महत्वपूर्ण पद, जो कि राजा है, जो इतनी भूमिकाएं हैं उसकी जिले में, हम अब पिछले 30 मिनट से उसकी भूमिकाओं की चर्चा कर रहे हैं। उस पद पर नियुक्त होने के लिए सिर्फ आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए,
ग्रेजुएशन के साथ साथ 21 वर्ष की आयु, बस। सोचो, ना परसेंटेज का रोल, प्राइवेट पढ़े हो कि रेगुलर, इसका भी रोल नहीं, हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम हो इसका रोल नहीं, कितने परसेंट आए आपके कोई रोल नहीं, गांव के हो शहर के हो कोई रोल नहीं, 200 रुपए का एक फॉर्म भरो, प्री परीक्षा दो, मेन परीक्षा दो, इंटरव्यू दो, कलेक्टर बन जाओगे। मतलब इतना शक्तिशाली पद, ऐसा पद जो जिले के दर्शन को बदल दे, ऐसा पद जो सामान्य से एक जिले को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मजबूती देकर वैश्विक परिदृश्य में हाईलाइट कर दे। ऐसे पद में नियुक्ति के अवसर सबके लिए खुले हैं, समान रूप से, कोई बाध्यताएं नहीं है। ये हमारा इनक्रेडिबल, इसलिए मैंने कहा, ये हमारा अतुल्य संविधान है जो आपको इतनी सहजता से इतने बड़े पद पर नियुक्ति का अवसर दिलाता है। इसलिए कोठारी इंस्टीट्यूट द्वारा जब भी कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो हम अक्सर लिखते हैं कि पद, प्रतिष्ठा और राष्ट्र का गौरव कराने की बारी आती है जब आप आईएएस बनते हैं। आप आईएएस बनते हो तो पद, प्रतिष्ठा, राष्ट्र का गौरव मिलेगा। आप स्वयं, आपका परिवार और समाज और राष्ट्र आप पे गौरवान्वित महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इस कलेक्टर के पद की शक्तियां इतनी हैं। अब मैंने इसको बताया कि कैसे सभी को ये समान अवसर देता है नियुक्ति के। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा, और जाहिर बात है कि जानकारी चाह रहे होंगे तो मैं बता दूं 1 मिनट में कि यूपीएससी द्वारा आईएएस की परीक्षा आयोजित होती है, हर साल आयोजित होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस के साथ भारत सरकार के 35 महत्वपूर्ण पदों, क्लास 1 ऑफिसर की लगभग 1000-2000 वैकेंसी हर साल आती है। यदि आप आईएएस बनते हो, आईएएस की पोस्ट आपको मिलती है, तो 2 मिनट में उसकी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूं। आईएएस की परीक्षा की कुल ट्रेनिंग 21 माह की होती है। कुल ट्रेनिंग 21 माह की होती है, जिसमें सबसे पहले आपको मसूरी भेजा जाता है, जिसको आजकल बड़े शौकिया अंदाज में, बड़े गर्व के साथ, बड़े प्राउड के साथ कहा जाता है कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है लवासना में। आप में से कई लोगों का जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है उस लवासना में पहुंचना। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, मसूरी। जब आपका आईएएस में सिलेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले उस एकेडमी में भेजा जाता है। वहाँ कलेक्टर की ट्रेनिंग होती है। बड़े प्राउड फील करते हैं लोग जब वहाँ जाते हैं। वो ब्लेजर पहन के मिलता है आपको जो वहाँ पे। 4 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, कोई भी हो, आपको 4 महीने का वो फाउंडेशन ट्रेनिंग वहाँ दी जाएगी। फिर आईपीएस वगैरह अपने अपने चले जाएंगे, जैसे आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं, फॉरेन सर्विस वाले दिल्ली चले जाते हैं 4 महीने बाद। आईएएस वहीं मसूरी में ही रुक जाता है। फिर उसको 2 महीने की उसको फिर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसको कार्य करना है। मैंने बताया ना, इतनी सारी भूमिकाएं हैं उसकी, बहुत सरल शब्दों में बताया। तो ये भूमिकाओं को निर्वहन कैसे करे, वो इन भूमिकाओं का निर्वहन कैसे करे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है 2 महीने में। कितने महीने हो गए? 4 महीने प्लस 2 महीने, 6 महीने। 6 महीने बाद, अब इतना महत्वपूर्ण पद है ये, तो क्या आप उसको सिर्फ मसूरी में बैठा के ट्रेनिंग देते रहोगे क्या? आपको उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी।
तो उस आईएएस अधिकारी को आप फिर भेजा जाता है 12 महीने के लिए किसी जिले में। वहाँ जो कलेक्टर होता है उसके अंडर में वो तैयार होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसकी अलग अलग विभागों में पोस्टिंग की जाती है, जिले में विभागों के कामकाज को समझता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी जिले के अंदर सभी विभागों की मॉनिटरिंग करता है, तो उसको सभी विभागों से समय समय अटैच करके 1 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो वापिस मसूरी आता है। अब जो 1 साल की ट्रेनिंग में उसने इतना सब देखा, समस्याएं भी देखी होंगी, कहाँ कैसी समस्या आती है जिले के प्रशासन में, ये भी देखा होगा कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो वो अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के लाएगा और उस प्रोजेक्ट में वो बताएगा कि मैंने क्या देखा, इन समस्याओं का हल क्या है। ये 3 महीने की ट्रेनिंग मसूरी में होती है। तो 4 महीने की पहले ट्रेनिंग मसूरी में फाउंडेशन, फिर 2 महीने की ट्रेनिंग फिर मसूरी में, ये उनकी स्पेशलाइजेशन जो एक आईएएस अधिकारी को काम करना है। फिर 12 महीने की ट्रेनिंग उसकी फील्ड में, जिले में, विभिन्न विभागों में, फिर वापस 3 महीने की ट्रेनिंग मसूरी में। ऐसी टोटल 21 माह की ट्रेनिंग एक आईएएस अधिकारी को दी जाती है। और इस ट्रेनिंग में एक आईएएस अधिकारी जब ये महसूस करता है कि मैं एक ऐसा अधिकारी बन गया हूं जो अब राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है, इस भारत को बदलने में मैं सक्षम हूं, एक जिला मुझे सौंपा जाएगा, उस जिले के भौगोलिक परिदृश्य को समझते हुए, संस्कृति को समझते हुए, वो मैंने कहा उस जिले की संपूर्ण फिलॉसफी को मैं बदल सकता हूं। तब वो गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए मैंने कहा मेरे 7वें दिन के लेक्चर का टॉपिक है हाउ एन आईएएस ऑफिसर कैन चेंज द फिलॉसफी ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। मैंने फिलॉसफी शब्द यूज किया, वो डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था, ये सब तो है ही। उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि यदि उन शक्तियों का उपयोग वो सही ढंग से करता है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करता है, तो अपने जिले में वो एक रोल मॉडल बन जाता है। कई आप फेसबुक में पढ़ते रहे होंगे आजकल कि जिला कलेक्टर कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, दिन रात लगा हुआ है ना। तो वो एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है ना अपने जिले में। तो उस जिले के युवाओं की भी तो इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी के प्रकार पद धारण करूं, मैं भी इसी के जैसा बनूं। तो जब कोई कलेक्टर इतनी सक्षम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ संविधान के तहत मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करता है, तो अपने जिले के लिए वो एक रोल मॉडल बन जाता है जिसका उस जिले के युवा अनुसरण करते हैं। ऐसे वो संपूर्ण जिले की फिलॉसफी बदल सकता है, वो संपूर्ण जिले को स्मार्ट सिटी बना सकता है, वो संपूर्ण जिले को स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 ला सकता है। क्यों? उसी के पास ये सब शक्तियां हैं। इन सब शक्तियों का उपयोग वो करे अधिकतम समन्वय के साथ विभिन्न विभागों के साथ, तो वो अपने जिले को हर दिशा में बदल देगा। ये मेरे 7वें दिन का टॉपिक है। तो आज हमने क्या समझा, कंक्लूड कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि 60 डेज प्रोग्राम क्या चल रहा है। फिर मैंने बताया कि 1 जून से मेगा कंपटीशन आयोजित हो रही है, जिसका 14 और 15 अगस्त को फाइनल है, जिसमें नगद पुरस्कार हैं। प्रतियोगिता वीकली होगी, हर शनिवार को होगी ना। मेगा फाइनल उसका 14-15 अगस्त को होगा, जिसमें 51,000 रुपए का प्रतिभागियों को इनाम है, 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है। ये सब जानकारी मैंने दी शुरू के 10 मिनट में। जिसको जानकारी दोबारा सुननी हो, ये मेरा वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, शुरू के 10 मिनट सुन लेना, पूरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी आज पूरे जिला कलेक्टर की भूमिका पर कि जिला कलेक्टर का पद कैसे बनाया गया, कैसे समय के सापेक्ष उसकी भूमिकाओं में परिवर्तन हो गया,
जो पद रेवेन्यू कलेक्ट करने से चला था, आज कल्याणकारी भारत, कल्याणकारी राज्य के साथ स्मार्ट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस के पद तक आ गया। ये हुई आज के लेक्चर की पूरी समरी। अब 2 मिनट उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कल केस स्टडी मेरी सुनी थी और उसके आंसर व्हाट्सएप किए थे। बड़ा कल मेरा दिन बड़ा अच्छा रहा। 12वीं के जिन विद्यार्थियों ने मुझे केस स्टडी भेजी, 2-2, 3-3 पेज में लिखकर, नई ऊर्जा आ गई मेरे अंदर कि ये विद्यार्थी अभी जस्ट स्कूल की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अभी इनकी परीक्षाओं के कुछ पेपर बाकी हैं, शायद 9 जून से होने हैं। वे विद्यार्थी आईएएस मुख्य परीक्षा की केस स्टडी अपने मन से लिखकर, क्योंकि केस स्टडी ऐसी चीज होती है जो आप किसी किताब से कॉपी नहीं कर सकते हो, जो नेट से कॉपी नहीं कर सकते हो, वो आपको अपने मन से लिखनी है। तो एक दिन का लेक्चर केस स्टडी का सुनकर कई विद्यार्थियों ने, ये बच्ची दिख रही है सैनी, इसने भी भेजा। सबसे पहले इसी का मेरे पास आया था। मैंने परसों बेटा तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी नजरों से, पढ़ने के कंसंट्रेशन से मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है आईएएस के पद को जानने की, उस परीक्षा को निकालने की। ऐसे ही विल पावर रखो। और जिन लोगों ने वो आंसर भेजे, तमाम बच्चों ने मुझे आंसर भेजे, ऐसे ही विल पावर रखो, ऐसी ही लगन रखो, ऐसी ही राइटिंग स्किल डेवलप करो। आपकी मेहनत, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद, हो सका तो कोठारी इंस्टीट्यूट का मार्गदर्शन आपको आईएएस बनाएगा। ऊर्जा रखो, बस सकारात्मक रहो। आपको जो मैंने कहा ना, आपको जो बुक मिलेगी 2 पेज पढ़ो। 2 पेज पढ़ने में कितना समय लगता है? पढ़ो, देखो आप 60 दिन के अंदर अपने अंदर बदलाव देखो। मैं तो कह रहा हूं कि आज 5वां लेक्चर है, बदलाव आ गया होगा काफी कुछ। सोच में बदलाव आ गया होगा, लक्ष्य निर्धारित करने में बदलाव आ गया होगा। वो विद्यार्थी जो इस लेक्चर को लगातार अटेंड कर रहे हैं, वो अपने आप में और अपने उन मित्रों को जो इस लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों के व्यवहार में 5 दिन में ही अंतर देख लें। व्यवहार में 5 दिन में ही अंतर देख लें, बहुत अंतर आ गया होगा। बार बार एक मैसेज अलग अलग स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है कि सर 1 ईयर के स्टूडेंट के लिए क्या है? पहले भी बताया मैंने कि जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या कॉलेज लेवल पर हैं, जिनके भाई बहन, बड़े भाई बहन कॉलेज लेवल पर हैं, जैसा हमारा 60 डेज प्रोग्राम आफ्टर 12th के लिए चल रहा है, जिसमें कौन बनेगा भारत भाग्य निर्माता प्रतियोगिता 1 जून से स्टार्ट हो रही है, वैसा ही प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। 31 तारीख को जो मेरा इसमें लास्ट लेक्चर है इस प्रोग्राम में, उसके बाद और भी आते रहेंगे लेक्चर, इस 7 दिवसीय प्रोग्राम के का लास्ट लेक्चर, उसके पहले आपको मैं कॉलेज वालों के लिए भी जानकारी दे दूंगा। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? तो याद रखना, मेरी पहचान कोठारी इंस्टीट्यूट है, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी कोठारी इंस्टीट्यूट ही है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे कोठारी इंस्टीट्यूट तो आपको उसमें मेरे लेक्चर मिल जाएंगे सीक्वेंस से। ये जो पहले दिन से लेक्चर ले रहा हूँ मिल जाएंगे। जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिए हों वो रोज एक एक लेक्चर सुने। एक दिन में सब ना सुने, उस मोबाइल का डाटा खत्म हो जाएगा। रोज एक एक लेक्चर सुने, फायदा ले। मैंने कहा ना 3 फायदे। पहला, कौन बनेगा भारत भाग्य निर्माता में आप इनाम जीत पाओगे। ये क्षणिक फायदा है, सांकेतिक फायदा है, सिर्फ आपके लिए प्रोत्साहन करने के लिए। दूसरा, आप अपना करियर भविष्य निर्धारित कर पाएंगे। तीसरा,
आप भारत के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की जानकारी हासिल कर पाएंगे। संविधान को जानो, भारत को पहचानो कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें आप चाहे कॉरपोरेट लीडर बनो, चाहे मैनेजर बनो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनो, जो जरूरी है। पांचवा, आप मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, जो कि एसेंशियल है हर पद के लिए, उससे सक्षम हो पाएंगे, उसमें इफिशिएंट बन पाएंगे। फिर वही क्वेश्चन आया है कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो क्या इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते? फिर मेरा आंसर है, जैसी प्रतियोगिता 12वीं पास बच्चों 11th-12th के स्टूडेंट के लिए हो रही है, वैसी ही एक प्रतियोगिता, वैसा ही पूरा प्रोग्राम कॉलेज विद्यार्थियों के लिए होगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, यहाँ तक कि भले ही वो पीजी में हो। 2 से 3 दिन के अंदर आपको उस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा में बता दूंगा। जैसे आफ्टर 12th की स्लाइड्स आ रही हैं, वैसे उसकी भी स्लाइड्स आने लगेंगी, वैसे हम उसकी जानकारी देंगे। मैंने कहा 31 को मेरा इस सीरीज का जो लास्ट लेक्चर है, उसके पहले कॉलेज विद्यार्थियों के लिए या कॉलेज पूरा कर चुके विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता की पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, और आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां तक भी आ जाएगी। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आज जो हमने पढ़ा कलेक्टर के बारे में, तो विचार करें, यदि रिकॉर्ड किया हो, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे जाके बार बार उसको सुने, बार बार अपने आप को उस पद के रूप में महसूस करें, बार बार अपने आप को सर्वशक्तिमान स्टेटस पे पाएं। आपके भविष्य को, आपके करियर को नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। खुश रहो, अपना ध्यान रखो और सशक्त बनो, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी।